हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 8 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इस पार्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन। इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें हमने इसके पहले के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और अब हम करेंगे इसके बाद जो आने वाले प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन। देख सकते हैं इसमें शुरुआत हम करेंगे 29वें प्रश्न से और जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 29वां पूछा गया है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो आइंस्टीन है उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एक सूत्र दिया था जो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। आप चाहे तो ये ऑप्शनल है लिखना, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं इस उत्तर में और नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। मेन उत्तर इसका यहाँ से शुरुआत है। जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। जब किसी भी वस्तु होती है, यदि हम उसका जो वेग है प्रकाश के वेग के तुल्य मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, समान मान लेते हैं, तो जो द्रव्यमान होता है उसका वो अनंत हो जाता है। जब अनंत होता है तो ऐसा तो मान संभव नहीं है कि किसी भी द्रव्यमान का मान अनंत हो, तो जो कि संभव नहीं है। अतः किसी भी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर का है कि पलायन वेग और कक्षीय चाल में कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध लिखिए। यहाँ पर केवल हमें संबंध लिखना है। तो संबंध इस प्रकार से कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो इस के आधार पर यहाँ पर एक संबंध बन गया इन दोनों में, जो है पलायन वेग बराबर √2 इंटू कक्षीय वेग। आप चाहें तो सिंबॉलिक रूप में भी लिख सकते हैं। तो सिंबॉलिक रूप में क्या होगा, आपको लिखना है VE इक्वल टू √2 BO। ये आपको सिंबॉलिक रूप में लिखना है। फिर 31वां प्रश्न है यहाँ पे, 31वां प्रश्न क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 4.9 मीटर प्रति सेकंड वर्ग हो जाएगा। ये मान आपको दिए हैं, एक जी का मान दिया है और एक जी डेस का मान दिया है, और आपको एच कितनी ऊंचाई पर इसका मान ये होगा तो एच आपको निकालना है। तो जब इस प्रकार से दो गुरुत्वीय त्वरण मान दिए जाएं और एच ऊंचाई निकाली जाए तो आपको ये सूत्र लगाना है जो होता है जी डेस बटा जी बराबर होता है कोष्टक में 1-h/r। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए प्रश्न में यहाँ पर जी का मान दे रखा है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। उसके बाद जी डेस भी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 4.9 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। और आपको यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है आर की। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका मान हम मानते हैं 6.38, क्या मानते हैं 6.38 इंटू 10⁶ मीटर, ये मानते हैं। बहुत सारी बुक्स में 3 और 7 भी दे रखा है, वो भी सही है। आप चाहें तो 6.37 इंटू 10⁶ लेकर भी इसका आंसर ला सकते हैं, और आप चाहें तो 6.38 इंटू 10⁶ मीटर लेकर भी इसका आंसर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ भी मान नहीं दे रखा कि आपको मानना क्या है। तो आपको जो प्रमाणिक मान है वो मानना है, जो होता है R बराबर 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। तो ए की वैल्यूज और बची है क्या है, एच बराबर की, तो एच की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इन सब मानों को हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4.9 बटे में मिलेगा 9.8 बराबर 1 माइनस एच वैल्यूज निकालनी है, और बटा हो जाएगा 6.38 इंटू 10⁶। अब देखिए एच का मान निकालना था, तो हम इस एच वाली जो वैल्यूज है इसको इधर ले आते हैं। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा। तो ये होगा एच बटे 6.38 गुणित 10⁶ बराबर, यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो इस 49/98 को हम इधर से उधर भेज देते हैं। आप चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, चाहे तो अगली स्टेप में काट सकते हैं। तो ये होगा 1 माइनस 49/98। 49 से 98 कट रहा है, 1/2 आ गया, और 1 में से
आपको 1/2 माइनस करना है तो आपको आधा मान मिलेगा, यानी कि 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो h बटा मिलेगा 6.38 इंटू 10⁶ बराबर 1/2। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच की वैल्यू आपको मिलेगी एच इक्वल टू 6.38 इंटू 10⁶ बटे में आ जाएगा 2। 2 से आप 6.38 को डिवाइड कर दें तो जो ऊंचाई है पृथ्वी तल की वो आपको मिल जाएगी। तो h बराबर आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 3 यहाँ आएंगे, 3.19 इंटू 10⁶, ये इसका आंसर आ जाएगा 3.19 इंटू 10⁶। और आपको यहाँ लिखना है मीटर। क्या लिखना है? मीटर आपको लिखना है, क्योंकि मीटर इसका सिंबल होता है। दूरी का बताने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो आंसर है वो आ गए 3.19 इंटू 10⁶ मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 32वें नंबर का, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध आपको लिखना है। तो इन दोनों में संबंध इस प्रकार से है, आई यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और वी यानी कि होता है गुरुत्वीय विभव। तो आई इक्वल होता है -dv/dr। तो ये आपको संबंध यहाँ पे लिखना था। फिर अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखे। अब की बार आपको केपलर के तीनों नियम एक साथ यहाँ पे लिखने हैं। प्रथम नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करता है, यानी कि चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। दूसरा नियम है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीनों नियम आपको यहाँ पर एक साथ लिखने हैं। इसके पहले भी ये तीनों नियम अन्य क्वेश्चन में आ गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34वें नंबर का, कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल की दोगुनी चाल से गुणन करने लग जाए, यानी कि जो अभी पृथ्वी घूम रही है यदि इसकी स्पीड दुगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो दिन और रात की अवधि कितनी रह जाएगी? तो देखिए, जब हम चाल इसकी दोगुने कर देंगे तो जो समय होता है वो समय इसका हो जाएगा आधा। कितना होगा? आधा हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल की दोगुनी चाल से गुणन करने लग जाए तो दिन की अवधि आधी रह जाएगी। अब आधी कितनी है? तो दिन रोज और रात हम मानते हैं 24 घंटे के, तो इसकी आधी अवधि कितनी हो जाएगी? 12 घंटे की हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पूछा है, दो उपग्रहों की उनके ग्रह से दूरियों का अनुपात 1:4 दे रखा है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? दूरी का अनुपात दे रखा है, यानी कि R1/R2 इक्वल टू दे रखा है आपको 1:4, यानी कि 1/4 दे रखा है। उनके परिभ्रमण कालों का या परिक्रमण कालों का अनुपात निकालना है, यानी कि T1:T2 आपको यहाँ पर याद करना। तो देखिए, जब परिक्रमण काल निकालना है तो हम यहाँ पर जो केपलर का तीसरा नियम है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो तीसरा नियम क्या है? तो किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी जो लघु दीर्घ अक्ष होती है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा T² बराबर KA⁵। अब देखिए, KA³ मिल सकता है, KR³ भी है बहुत सारी बुक में, हमने यहाँ R से डिनोट किया तो यहाँ KR ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे KR³ ले लेते हैं। तो देखिए, पहले वाले ग्रह के लिए निकालेंगे तो ये होगा T1² बराबर KR⁴, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ग्रह के लिए निकालेंगे तो T2² बराबर देंगे KR⁴ इक्वेशन नंबर 2। अनुपात निकालना था तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से करते हैं डिवाइड। 1 को 2 से करते हैं डिवाइड, तो ये बनेगा देखिए T1 का होल स्क्वायर बटे T2 का स्क्वायर बराबर KR1 का क्यूब बटा KR2 का क्यूब। कैसे के यहाँ पर कैंसिल हो गया, T1 बटे T2 का होल स्क्वायर यहाँ बचा है, T1 बटा T2 का होल स्क्वायर यहाँ बचा है।
बराबर यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा R1/R2 की पावर 3 यहाँ बचा है। R1/R2 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1/4, यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 की घात 3। जब हम 1/4 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1/64। क्या मिलेगा, 1/64 हमें मिलेगा, तो यानी कि T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर हमें मिला 1/64, यानी कि 4 का आपको घंट करना था तो ये 64 हो गया। अब वर्ग है तो वर्ग हटता है तो सामने वाले पर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ से होगा T1/T2 बराबर अंडर रूट में 1/64, और 1/64 का वर्गमूल करेंगे तो T1/T2 आपको मिलेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 64 का वर्गमूल 8। तो T1/T2 यानी कि दोनों के परिक्रमण कालों का जो अनुपात है वो आपको यहाँ मिल जाएगा 1:8। तो ये इसके आंसर यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है 36वें नंबर का कि संचार उपग्रह क्या है, इसके उपयोग लिखिए। परिभाषा लिखनी है और इसके उपयोग आपको बताना है। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, उसे हम तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। जब इस उपग्रह का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है तो ऐसे उपग्रह को हम बोलते हैं संचार उपग्रह। अब उपयोग क्या है, तो इसका पहला उपयोग है यहाँ पे कि संचार उपग्रह के रूप में या संचार के रूप में टीवी टेलीफोन के सिग्नलों को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए संचार उपग्रह का उपयोग किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए संचार उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और थर्ड है ब्रह्मांड से आने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए भी इन प्रकार के उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न जो हम कर लेते हैं ताकि जो अध्याय है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 37वां नंबर का प्रश्न है कि किसी ग्रह का व्यास और द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा, ये आपको बताना। तो देखिए, सामान्य पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका सूत्र होता है G=Gm/r²। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसका जो व्यास है वो 3 गुना है और द्रव्यमान भी 3 गुना है। तो यानी कि क्या है, क्या दिया हुआ है कि जो व्यास है यानी कि जो अन्य ग्रह उसका व्यास हमने माना d, और पृथ्वी का जो व्यास है वो उसकी तुलना में 3 गुना हो गया, तो 3d हो गया। तो व्यास दे रखा है, हम इसको त्रिज्या बना लेते हैं। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो ये r-2 हो गया, और ये हो गया 3d की जगह हम लिखेंगे r/2। आप देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो r डैश क्या हो जाएगा, तो r डैश हो जाएगा 3r। और बोला है कि जो द्रव्यमान है वो भी 3 गुना है, यानी कि m' ये हो गया 3m। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो जो अन्य ग्रह होगा उसका जो मान होगा वो होगा G'=Gm' का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाली है r की, r' और m' की वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। तो G' होगा G × 3m/r' का स्क्वायर, यानी कि 3r का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो G' आएगा 3Gm/3 का स्क्वायर होता है 9, और r स्क्वायर एज इट इज। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमें तुलना करनी थी तो हम यहाँ पे समीकरण 2 भाग्य समीकरण 1 कर देते हैं।
क्योंकि नया गुरुत्वीय त्वरण हमें निकालना था, इसलिए जी डैश ऊपर लिखेंगे और जो जी है सिंपल उसको जी से लिखेंगे। तो हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड किया है, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से मान मिलेगा। तो जी डैश बटा जी बराबर, जी डैश की वैल्यू थी 3 GM बटा 9R²। इसके बटे में हमें लिखना है GM बटा R²। उलट गुणित कर देते हैं हम इधर, तो जी डैश बटा जी इक्वल मिलेगा 3 GM बटा 9R² गुणित R² बटा GM। यहाँ पर देख सकते हैं GM से GM कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, और 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएंगे। तो ये आए जी डैश बटा जी बराबर आया 1/3 आया। जी डैश बटा जी कितना आया है, तो ये 1/3 आया है। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3 जी। कितना आया 1/3 जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रश्नानुसार कंडीशन बन जाएगी तो नया गुरुत्वीय त्वरण जो आएगा वो वर्तमान गुरुत्वीय त्वरण का होगा 1/3। क्या होगा? 1/3। कितना होगा ये? 1/3 होगा। तो इस प्रकार